हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे पर्व तीसरा प्रयस्थ। ठीक है, ये इसका शीर्षक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। मद्राधिपति परम धार्मिक यमनराज मिलिंद धर्म चक्र में दीक्षित हो गए थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने राजप्रासाद और राज सिंहासन त्याग कर प्रवर्ज्य ग्रहण कर ली। यवनराज ने अपने सहस्त्रों सुखिए और राजकीय दास दासियों को दासता के बंधन से मुक्ति दे दी थी। दासों को स्वतंत्रता का दान देते समय महाराज ने उन्हें दक्षिण स्वरूप उनके भरण पोषण के लिए यथेष्ट द्रव्य भी दिए। कुछ दिन तक सागल नगरी के पथों, वीथियों और पन्नियों में इन मुक्त दासों की उच्च श्रृंखलता से विशेष अव्यवस्था रही। द्रव्य के संचय और उपयोग के अनभ्यस्त दास अकस्मात पाए द्रव्य से अत्यधिक मद पान कर उन्मुक्त हो विशेष तड़क भड़क से वस्त्र धारण करते और उपद्रव करते फिरते। उन्होंने दान में पाया द्रव्य समाप्त कर ऋण लिया। ऋण शोध में असमर्थ होकर पुनः द्विज वर्ग और संपन्न श्रेणी के हाथ दास रूप में बिक गए। अनेक दासों ने दासत्व और स्वतंत्र जीवन के संघर्षों दोनों को ही कठिन जानकर तथागत के धर्म चक्र में शरण ले काशाय चीवर और भिक्षा पात्र लेकर शांति प्राप्त की। महाराज का शालिहोत्री दास प्रेस्त यवन राज के साथ ही यवन देश आया था। विशेष चतुर, विनीत और अश्वों की वंश वृद्धि और चिकित्सा में विशेष दक्ष होने के कारण वह महाराज का विशेष कृपा पात्र था। राजकीय दास होने से उसकी स्थिति अच्छी थी। महाराज ने संसार माया त्याग के समय प्रेस्त को दासत्व से मुक्ति की अतिरिक्त कपीशा, कंबोज, बाल्यहिक और सुगम देश के अनेक बहुमूल्य अश्व भी दान दिए थे। इन बहुमूल्य अश्वों को लेकर प्रेस्त ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने वाले सारथों के साथ यात्राएं कर अश्वों का व्यापार किया। अनेक स्थानों के अश्व और रथ दूसरे प्रदेशों में बेचकर व्यापार से सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं उपार्जन कर प्रेस्त स्वयं सागल में समृद्ध श्रेष्ठियों की भांति निवास करने लगा और उसके कार्यवाहक उसका विस्तृत व्यापार चलाने लगे। एक दरिद्र परंतु रूपवती द्विज कन्या क्रय कर उसने विवाह कर लिया। अपने लिए अभिजात वर्ग के समान प्रासाद और उद्यान बनवाए, दास दासियां क्रय किए और सामंत वर्ग के समान रहने लगा। महाराण मिलिंद ने पौरव राजवंश को पराजित कर देश पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अपने दीर्घ राज्य काल में उन्होंने राज्य अधिकारच्युत पौरव वंश के अनेक कुलों तथा अन्य अभिजात द्विज कुलों के सामंतों को अधिकार और सम्मान देकर उन्हें शासन कार्य में अपना सहायक बना लिया था और अनेक यवन सेनापतियों को भी अग्रहार रूप ग्राम दान देकर अपना सामंत बना लिया था। महाराज मिलिंद के राज सिंहासन त्यागने पर उत्तराधिकारी के अभाव में मद्र के सम्मानित, संपन्न और सशक्त कुलों ने किसी एक को अपना शासक स्वीकार न कर पूर्वी जम्मू द्वीप के गणराज्यों की ही भांति गणराज्य के रूप में मद्र देश का शासन संभाला। यवनराज के वृद्ध, अनुभवी, नीतिज्ञ महासेनापति मिथोद्रस सैनिक शक्ति के सूत्रधार होने के कारण इस गण के गणपति और महासेनापति नियत हुए। महाराज के मंत्री महापति आचार्य देव मित्र गण परिषद के संवाहक बने। श्रेष्ठी प्रेस्त प्रचुर धन संचय कर और साधारण जन से सम्मान पाकर भी कुलीन न होने के कारण गण परिषद का सदस्य न बन सका, परंतु वह अपने द्रव्य बल, चातुर्य और विनय से गणपति मिथोद्रस का विशेष विश्वास पात्र बनकर अत्यंत प्रभावशाली हो गया। महासेनापति मिथोद्रस का एकमात्र युवा पुत्र काल कवलित हो गया था। शोक विह्वल गणपति के लिए चतुर, साहसी और विनीत प्रेस्त उनकी दक्षिण भुजा के समान था। प्रेस्त ने अपने पुत्र पृथुसेन का पालन अभिजात वंश के कुमारों की भांति कर उसे अभिजात वंश के योग्य शास्त्र और शस्त्र की भी शिक्षा दी। पृथुसेन किशोरावस्था समाप्त होने पर महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा के पौत्र विनय शर्मा, सामंत कात्रवीर के पुत्र सकृत, महाशाल समर्थक के पुत्र इंद्रदीप और मद्र के गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के कनिष्ठ पुत्र वसुधीर के
साथ विद्या उपार्जन के लिए तक्षशिला भी गया। शैशव से ही सम्मान पाने के कारण पृथुसेन में आत्मगौरव का भाव पिता से अधिक और विनय का चातुर्य कम था। उसकी प्रवृत्ति मार्ग रोकने वाली अर्गला के नीचे से सिर झुकाकर निकल जाने की अपेक्षा अड़चन को गिरा देने की ओर थी। धन और प्रतिभा में अपने समवयस्कों से बढ़कर होने पर भी उनकी तुलना में सम्मान की न्यूनता उसके लिए असह्य हो जाती। मगध के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मौर्य कुल के अंतिम राजा वृहद्रथ के वध और मगध की राज्य क्रांति के समाचार सुदूर मद्र में अतिरंजित होकर पहुँचे। मद्र के वर्णाश्रम धर्मावलंबी कुलों और जन में जनश्रुति थी कि देवताओं में अजय सेनापति कार्तिकेय ने जम्बूद्वीप को मौर्य वंशी शूद्र राजाओं के कलंक और नास्तिक मुंडी धर्म के अभिशाप से मुक्त करने के लिए ही सेनापति पुष्यमित्र के रूप में जन्म लिया है। अग्निमुख विप्रश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पातंजलि ने इसी देव कार्य के लिए सेनापति को राजसू यज्ञ के पुण्य से अभिषिक्त कर अजय कर दिया। मद्र के महाराज धार्मिक मिलिंद की आज्ञा से यज्ञ में पशु बलि का निरोध हो जाने के कारण यज्ञों की महिमा और शक्ति क्षीण हो गई। मगध में वर्णाश्रम का पुनरुत्थान होने के उत्साह से भद्र में भी चिर उपेक्षित यज्ञ समारोह पुनः बलि सहित आरंभ हो गए। यजन याजन से विरक्त याज्ञिकों और पुरोहितों ने पुनः अपने वर्ण चिन्ह शिखा सूत्र और तिलक धारण किए। सागल का वातावरण महायज्ञों के हविष यव तिल धान्य घृत और मंत्रपूत पशुओं के मांस के भस्म होने की गंध से भर गया। देवार्चन के उपकरण शंख घंटा घड़ियाल कांसे ताल और भैरव की नाद से वायु कंपित होने लगा। वर्णाश्रम धर्म के उत्थान की प्रतिक्रिया में धर्मराज मिलिंद की श्रद्धा से भिक्षा में पाए ग्रामों के अग्रहारों से और नगर प्रदेश के निर्वाणकामी उपासकों द्वारा पोषित तथागत के सहस्त्रों भिक्षुओं से पूर्ण विहार की विक्षिप्त मधु शत्रुओं की भांति गुंजार हो उठे। चैत्यों में तथागत की प्रतिमा के सम्मुख घंटों का नाद अधिक काल तक और अधिक ऊंचे स्वर से होने लगा। हिंसा के पाप की ओर भटकते हुए नगर समाज के उद्बोधन के लिए शतश भिक्षु वीथियों में सूत्र पाठ द्वारा धर्म का संदेश देते फिरने लगे। चरेवेति भिक्खवे बहुजने हिताय, बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। श्रावण से सागल पर पावस के काले मेघ उमड़ आए। नगर के पथों और वीथियों पर भारी वर्षा से कीच और जल भर जाता। नगर विवश स्थिरता से शिथिल हो जाता। वर्षा थमने पर चटकीले घाम से नगर के प्रस्तर निर्मित भवन और पथ तपने लगते। प्रासादों और साधारण भवनों के निवासी वातासहीन ताप से व्याकुल सामाजिकता के अभाव से उद्विग्न होकर उपवनों और उद्यानों में समाज का आयोजन करते। मेघों के सहसा उमड़ आने पर बौछारें उन्हें अपने भवनों का आश्रय लेने के लिए विवश कर देती। सागल के नगर समाज की मानसिक अवस्था भी वैसी ही थी। यज्ञ की शक्ति द्वारा वर्णाश्रम के पुनरुद्धार के लिए व्यग्र वर्णाश्रमी समाज और धर्म चक्र की नित्य की प्रतिद्वंदता से जन श्रांत और विरक्त हो रहा था। अभिजात समाज देवताओं और कर्मफल के भय से उन्मुक्त मारिश जैसे लोगों के उच्च श्रृंखल लोकायत सिद्धांतों के प्रचार के कारण जन के अनाचार की आशंका से त्रस्त थी। मारिश के यज्ञवल्लीकर का विरोध करने और संघ स्थविर के आदेश अनुसार मूर्ति उत्कीर्ण न करने के अपराध में धर्मस्थान से दंडित होने के कारण जन मौन रहकर भी शुद्ध था। धर्मस्थान में मधु पर्व के अवसर पर हुए आर्य वसुधीर और पृथुसेन के विवाद का निर्णय परिणाम की आशंका के कारण स्थगित ही रहा। मद्र के गणराज्य की सेना में नवीन पद अधिकारियों की नियुक्ति की समस्या अनेक कुलों की परस्पर प्रतिद्वंद्विता के कारण परिषद में स्थगित रही। सबसे अधिक विक्षिप्ति के कारण थे मद्र की उत्तर पूर्व सीमा से आने वाले दार्वराज यवन केंद्रस के आक्रमण के समाचार। महाराज मिलिंद के दीर्घ राज्यकाल में और
तदुपरांत कुल गणराज्य के समय भी आधी शताब्दी से अधिक तक आक्रमण और युद्ध के संकट से मुक्त मद्र राज्य की प्रजा और सागल का समाज युद्ध की अनुभूति और भावना भूल चुके थे। उनकी कल्पना यज्ञों के अनुष्ठान के लिए बलि धन संग्रह, चैत्य की स्थापना, भिन्न भिन्न प्रदेशों से व्यापार द्वारा समृद्धि, कुलों के अग्रहारों में बसी कृषक प्रजा से स्वामी भाग ग्रहण करने, दूसरे प्रदेशों से सबल भृति योग्य दासों और लोल अंगी दासियों को लाने और गण परिषद की सदस्यता के अधिकार और सम्मान के लिए अनेक कुलों की स्पर्धा से ही पूर्ण थी। प्रतापी यवनराज मिलिंद की शासन व्यवस्था कुल गणराज्य से हाथों में जाने पर मद्र की सैनिक व्यवस्था भी बदल गई। धार्मिक मिलिंद से समय मद्र का राज्य कोष बौद्ध विहारों की सेवा से रिक्त हो चुका था। महाराज मिलिंद की विजय लिप्सा के समय की सदा सन्नद्ध 20 सहस्त्र सेना के पोषण के लिए अब उपाय न था। मिलिंद राज्य के आयुधजीवी सैनिक महाराज की युद्ध से वैराग्य की नीति से उदासीन हो जाने के कारण दूसरे प्रदेशों की सेनाओं में चले गए थे अथवा अन्य व्यवसायों में लग गए थे। अनेक ने धनुष और खड्ग के स्थान पर काशाय, चीवर और भिक्षा पात्र ग्रहण कर लिए थे। गण के कोष में द्रव्य का अभाव देखकर महासेनापति मिथोदरस ने सेना का आयोजन कुलों को सौंप दिया था। मद्र के कुल गणराज्य की परिषद के प्रत्येक सामंत सदस्य को कुल गण की सेना के लिए 500 1000 तक सैनिक और प्रत्येक साधारण सदस्य को 200 सैनिक प्रस्तुत करने का भार सौंपा गया था। कुलों के सम्मान और शक्ति के अनुकूल उन्हें सैनिक सेवा के मूल्य में गणराज्य के 5 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक के अग्रहार अर्पण किए गए थे। केंद्रस के आक्रमण के समय कुलों द्वारा आयोजित यह सेना केवल गण परिषद के लेखकों के ताड़ पत्रों और सदस्यों की कल्पना में ही विद्यमान थी। अग्रहार ग्रामों की प्रजा से प्राप्त बलि कर सैनिकों को पोषण के लिए नहीं, सामंतों के विलास में व्यय हो रहा था। युवा पुत्र के शोक से जर्जर वृद्ध महासेनापति अरहत धर्म रक्षित के अनासक्ति उपदेश से सांत्वना प्राप्त करने का यत्न कर रहे थे, परंतु केंद्रस के आक्रमण से गणराज्य की रक्षा करने के कर्तव्य के विचार से उन्होंने परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन को मंत्रणा के लिए परिषद निमंत्रित करने का आदेश दिया। परिषद के संवाहक आचार्य ने परिषद के गणपूरक सामंत कात्रवीर को आदेश दिया। अनेक दिन के विलंब से परिषद सम्मिलित हुई। महासेनापति ने चेतावनी दी, गण की सेना केवल सेना का परिहास मात्र है। आत्मरक्षा के लिए गण तुरंत उचित सेना संधान की व्यवस्था करे। आचार्य प्रवर्तन ने संग्राम यज्ञ के अनुष्ठान और सेना संधान के लिए धन की आवश्यकता बताकर गणकोष में विशेष बलि एकत्रित करने के लिए राज्य बलि में वृद्धि की विज्ञप्ति कर दी। सागल का समाज वर्षा काल के कर्दम से श्लत पावस के घाम से कुम्हलाया हुआ, वातासहीन उत्ताप से व्याकुल और केंद्रस के दस्यु दलों के प्रतिदिन समीप आते जाने के समाचारों से संत्रस्त और चिंतित हो रहा था। पथ वीथियां और पण्य विरूप और शोभाहीन हो रहे थे। आक्रमण का त्रास युद्ध के लिए बलात्कार उगाहते फिरते राजपुरुषों के आतंक से और अधिक असह्य हो रहा था। जन समाज के हृदय में युद्ध में विजय पाने का उत्साह नहीं, उनके भय से त्रास पाने की विभीषिका फैल रही थी। सब और त्रास में प्रतीक्षा थी, केंद्रस के आ पहुँचने पर क्या होगा। कुल गणराज्य में कुलीन वंशों के आतंक और युद्ध के लिए नित्य बढ़ती राजस्व बलि और सामंतों के सैनिकों द्वारा नागरिकों, शिल्पियों और कृषकों को सैन्य सेवा के लिए बलात् धर लिए जाने से मुक्ति मिलेगी या केंद्रस के सैन्य दल द्वारा और अधिक हत्या और अपहरण होगा। केंद्रस के निरंकुश रौद्र प्रताप और उसकी करुणा प्रजा वत्सलता की अनेक कल्पित अतिरंजित कथाएं अपानकों और पण्यों में फैल रही थीं। सब और देव के सम्मुख असामर्थ्य का भाव था। श्रेष्ठी सार्थवाह और व्यापारी आशंका से अपना द्रव्य समीपवर्ती मालव, कट आदि के गणों प्रदेशों तथा सूरसेन और मगध की ओर भेज रहे थे।
सामंत सर्वार्थ कार्तवीर और आचार्य प्रवर्धन के प्रासादों में अनेक प्रहर रात्रि बीते तक मंत्रणा होती रहती। आचार्य प्रवर्धन अनेक गुप्त संदेश सूरसेन और मगध भेज चुके थे। आशा कर रहे थे वर्णाश्रम का पुनरुद्धार। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र केंद्र से मद्र की रक्षा के लिए सेना भेजकर मद्र में मगध की भांति मुंडी धर्म का नाश कर वर्णाश्रम की स्थापना करने से न चूकेगा। वे इस प्रयोजन की विज्ञप्ति परिषद में उपस्थित करना चाहते थे, परंतु यवन सामंती तथागत के धर्म चक्र के प्रति अनुरक्त गणपति सामंत इंद्रसेन और धर्मस्थ देव शर्मा के विरोध के विचार से ऐसा न कर सके। सामंत सर्वार्थ और कार्तवीर इस समय सेना संधान कर केंद्र से आत्मरक्षा के साथ ही पौरव वंश के उत्तराधिकारियों राज सिंहासन पर बैठा कर पुनः पौरव वंश का राज्य स्थापित करना चाहते थे। गण के महाशाल श्रेष्ठी और व्यापारी गण के सेना संयोजन के लिए अन्न वस्त्र रथ अश्व और अन्य सामग्री मन चाहे मूल्य पर प्रस्तुत करके दोनों हाथों से द्रव्य संचय कर उसे तक्षशिला पुष्पपुर के मथुरापुरी के अंतरायण पण्यों में भेज रहे थे। सागल नगरी के अनेक पीढ़ियों की पोद से भरे समाज में महापंडित महाबुद्ध धर्मस्थ देव शर्मा वयोवृद्ध गणपति मिथोदरस वृद्ध प्रेस्त जैसे कुछ ही व्यक्ति जिनकी स्मृति में युद्ध के अनुभव शेष थे, गणपति की स्मृति में आक्रमणकारी विजेता के रूप में और महापंडित देव शर्मा की स्मृति में पराभूत विजित के रूप में वह स्मृति थी। केंद्र के सागल की ओर बढ़ आने के समाचार से धर्मस्थ की स्मृति के नेत्रों के सम्मुख अग्नि के विभ्राट में प्रशस्त अट्टालिकाओं का अंगार का रूप धारण कर गिरना नगर में छाए धुएं के मेघों से श्वास वरोध पंथों और वीथियों में रक्त की धाराएं और कीचड़ स्त्रियों का आर्तनाद पराजित अभिजात समाज के बंदी के रूप में अपमान प्रत्यक्ष होने लगता। पुत्र शोक में विह्वल अनाशक्ति की साधना में आत्मसम्मान आत्मविस्मृत गणपति का अनेक बार उद्बोधन कर वे गण की रक्षा विचार के लिए परिषद का निमंत्रण कराते, परंतु परिषद का समय अप्रासंगिक विवाद में समाप्त हो जाता। महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने भी परिस्थिति की उपेक्षा न कर प्रेस्त ने गण के सैन्य आयोजन कार्य में सैकड़ों अश्व और रथ समीपवर्ती देशों से मंगवाकर बेचे और सहस्त्रों स्वर्ण मुद्रा लाभ उठाया। महापंडित धर्मस्थ और गणपति की युद्ध विषयक चिंता जानकर प्रेस्त ने स्वेच्छा से 1,000 स्वर्ण मुद्रा कोष में बलि अर्पण कर दोनों का ही आदर और विश्वास प्राप्त किया। अत्यंत गुप्त मंत्रणाओं में योग देने का अधिकारी बन गया। प्रेस्त ने सेना का नियंत्रण विशेष जाने परखे सेनानियों और नवीन विश्वास पात्र वलाधिकृत के हाथ में रखने का परामर्श दिया। सेना संधान के विषय में विशेष परामर्श के लिए पुनः परिषद सम्मिलित हुई, परंतु आचार्य प्रवर्धन की कूटनीति के कारण सेनापति के पद परिवर्तन और निर्वाचन का कार्य ठीक से न हो पाया। सामंत कार्तवीर के आग्रह से आर्य इंद्रदीप और आर्य विष्णुष अश्व सेना के ओर आर्य विनय शर्मा रथ सेना की नवीन बलाधिकृत नियत हो गए। गण परिषद के सम्मुख गण की सेना में पद के लिए और धर्मास्थान में न्याय के लिए पृथुसेन का आवेदन उपेक्षित और स्थगित ही रहा। उसे जन और समाज में सब और अव्यवस्था शैथिल्य आशंका और संदेह दिखाई देता। स्वयं वह निराश और आशंकित था। पिता पृथुसेन को उत्साहित कर सांत्वना देते, पुत्र अवसर शीघ्र गति से चला आ रहा है, उसे पकड़ने के लिए सतर्क और सन्नद्ध रहो। जानते हो, यवन देश के विद्वानों की उक्ति है, अवसर के देवता का मुख सम्मुख लटके केशों में छिपा रहता है। उसे पहचानना कठिन होता है, परंतु उसे वश में किया जा सकता है तो केवल अग्र केशों से पकड़कर। अवसर के सिर का पिछला भाग केशहीन है, सामने से निकल जाने पर उसे सभी पहचान लेते हैं, परंतु गंजे सिर पर हाथ मारने से कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए अवसर को पहचानने में सतर्कता और तत्परता आवश्यक है। पुत्र, यदि तुम में साहस शौर्य और प्रतिभा है, तुम्हारे हाथ में धन है, तो इसी संकट के समय तुम्हारा मूल्य आंका जाएगा। पुत्र, साहस करो, समर्थ लोगों का विश्वास प्राप्त करो, वृद्ध धर्मस्थ और गणपति की सेवा में जाओ। सामंत औकृस और सामंत इंद्रसेन से आत्मीयता स्थापित करो। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।